वही पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ना है, सुना सब, इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउस। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउस, मतलब ये डोमेस्टिक का ही वो एक पार्ट है। ध्यान से बात समझो। डिफरेंट किताब में डिफरेंट लिखता है। अच्छा, पहले भी उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो पहले कुछ और तरीके से घर में सप्लाई का वायरिंग किया जाता था, और अब कुछ अलग तरीके से किया जाता है। नहीं तो वो अब अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो आजकल अपना घर में हम लोग यूज करते हैं। पहले तो घर में मीटर नहीं लगता था, डायरेक्ट पुल पर से बंसी लगा के यूज होता था। समझ में आ रहा कि नहीं रहा है? जब चेकिंग आया था बंसी हट गया, जब चेकिंग चला गया तो फिर बंसी लग गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसके बाद अब ज्यादा अवेयरनेस हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ, तब लोग पुल पर से लाइन लेना शुरू किया। तब सिर्फ मंथली तुम कुछ यूज करो, टीवी पंखा दिन भर एकदम चल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है, मंथली फिक्स है कि 200 का महीना आता था। तब गवर्नमेंट किया कि ना, लोग बहुत चालाक है, लोग लड़का बॉल यूज कर रहा है, तब लगा लिया घर में मीटर। तब जाके आदमी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के प्रति कॉन्शियस हुआ कि ना भाई थोड़ा सा जितना ज्यादा आदमी यूज करेगा मीटर ज्यादा बढ़ेगा, पैसा ज्यादा आएगा। अब तो लगा लिया है प्रीपेड ना, स्मार्ट मीटर लगा दिया, मेरे को सिम घुसा दिया BSNL का, जगह आदमी यूज करेगा इन्फॉर्मेशन देगा और पैसा भरेगा। पहले रिचार्ज सिस्टम है कि पहले पैसा भरेंगे तब फोन से बात होता है, रिचार्ज नहीं होता है। वैसे ही है कि पहले हम रिचार्ज करेंगे और तब जाके उतना हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बेसिक रिचार्ज अपना यूज करते रहो ज्यादा ना। तो ये वो फायदा है कि जितना रिचार्ज कर दिए हैं, अब हम पे डिपेंड करता है कि वो पैसा कितना दिन चलाना है। कम यूज करेंगे, ज्यादा दिन चलेगा, तो धीरे धीरे चेंजिंग होते रहता है ना। ऐसा नहीं है कि इनोवेशन सिर्फ बाकी सब डिपार्टमेंट में भी हुआ है ना, अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी इनोवेशन हुआ है। तो वैसा आया है स्मार्ट मीटर। देखो होता क्या है कि अब क्या बारे में बता रहे हैं कि वायरिंग कैसे होता है। देखो पुल पर से तार आया, दो तार कौन कौन होगा? एगो लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। इन होगा अर्थ वायर का करके ले घर में साइड में कहीं लोहा में, मतलब जहाँ पे आदमी ना जाए, करंट मारने के चांस ना रहे, वहां पे अर्थिंग कर देता है। तो ध्यान से बात समझो। तो पुल पर से तार आया, तार आपके सबसे पहले चल जाता है मीटर में। अब मीटर लगता है घर के बाहर, पहले रहता था घर के भीतर मीटर रहता था। तार आया, वही तार में ब्रांच निकाल के पहले बाकी घर में सप्लाई हो गया, फिर तो गया मीटर में, और मीटर से एगो दूगो रूम में कनेक्ट हुआ तो उसके हिसाब से आया, अब बाकी सब यूज हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट, करे ना घर के भीतर मीटर ना, मीटर आउटसाइड द हाउस। अब जितने स्मार्ट मीटर लग रहा है तो जो भी आता है सब ज्यादा सब जोड़ लगाता है सबकी मीटर को घर से बाहर ही लगाने के लिए। तो अब नायका पर जितना स्मार्ट मीटर लग रहा होगा घर से बाहर लग रहा होगा ना। हमारे पहले पुराना घर के भीतर था, अब उसको निकाल के नायका लगाया तो घर से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो पहले दोनों तार के बिना बीच में कुछ यूज हुए, सीधे दोनों पोल पर से तार आते चला गया मीटर में, और मीटर से दो तार निकला। अब मीटर से वो दोनों तार निकालने के बाद चला जाता है मेन स्विच में। कहाँ पे जाएगा? मेन स्विच। जनरली हम लोग के यहाँ वो मेन स्विच लीवर ऑपरेटेड होता है। चेंजर ऊपर उठा दिए, चेंजर नीचे गिरा दिए ना, तो अगर चेंजर बीच में है तो छोड़ा हुआ है, करंट पूरा घर का सप्लाई क्या हुआ कि मेन स्विच से एक बार में हम लोग पूरा घर का सप्लाई क्या कर सकते हैं कि कट कर सकते हैं। चेंजर उठ गया, अब बिजली आने वाला सप्लाई वाला अब पूरा घर में कहीं भी नहीं जाएगा। और वहाँ पे हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी भी रहता है, अगर कोई एक दूसरा भी हमारे पास सिस्टम है घर में बिजली देने के लिए, तो एक ऊपर लगा कर दिए। मानो कि अगर नीचे से है चेंजर, जब नीचे जा रहा है तो नीचे से पावर वाला है, तो घर में अगर हम सोलर अगर हम मैनेज किए हुए हैं तो क्या करें, जब सोलर से लाइन का काम हो रहा है तो फिर बिजली यूज करके क्या करते हैं, चेंजर ऊपर कर दिए, तो घर में बिजली जा रहा है किसका? सप्लाई वाला ना, सोलर वाला का। ये बात समझ आ रहा है ना। या फिर कभी कभी शादी ब्याह में होता है कि जनरेटर से चलता है तो ऊपर से जोड़ दिया जाता है, बीच में करके जनरेटर जब चल जाता है उसके बाद हम ऊपर कर देते हैं, तो घर में लाइन जाता है जनरेटर का। जब लाइन आ जाता है तो पक्ष से जनरेटर बता के बीच में कर दिए, लाइन कट गया, फिर नीचे कर दिए सप्लाई वाला लाइन। इससे दोनों एक साथ नहीं होता है, तो अगर गलती से दोनों एक में आदमी जोड़ दिया तो जनरेटर का लाइन जा रहा है, तो एक बैग लाइन आ गया सप्लाई वाला भी, तो सप्लाई वाला दोनों मर्ज कर जाएगा, जनरेटर को उड़ा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों अलग अलग, दोनों सप्लाई एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो वहां पे काम आता है क्या, वो जो लीवर ऑपरेटेड चेंजर है वहां पे। सुन रहा सब? तो मीटर से आए कहाँ पे? चेंजर के पास, जिसको हम मेन स्विच बोल रहे हैं, और वहां से आता है मेन फ्यूज में। जो जनरली हम लोग मेन फ्यूज यूज करते हैं, छोटे बड़ा होता है, पकड़ के निकालने वाला रहता है। ज्यादातर कभी
अगर फ्यूज उड़ जाता है तो सबसे पहले आदमी दोनों फ्यूज निकाल के देखता है कि फ्यूज में तार मेल्ट तो नहीं किया है, तो मेल्ट किया रहता है तभी दूसरा तार क्या करता है कि उसमें लपेट के फिर लगा देता है। होता है कि कभी अगर उसमें जो हम तार लगाए हुए हैं तो वो तार में कितना तक करंट का हीट वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा करंट गया, ज्यादा हीट होगा, और ज्यादा हीट होगा तो मेल्ट कर जाएगा, मेटल है ना, है उसको मेल्टिंग पॉइंट से पार कर जाएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट करता फ्यूज उड़ गया, गल जाएगा, तो फिर दूसरा तार हम लोग क्या करते हैं कि बांध देते हैं। सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो अब मीटर से मेन फ्यूज में और मेन फ्यूज से सॉरी मीटर से मेन स्विच में, अब मेन स्विच से मेन फ्यूज में दो मेन फ्यूज रहता है, दोनों का रहता है, हालांकि एक में रहेगा तो कोनो फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूज न्यूट्रल वायर में ना रहे तो चलेगा, लेकिन कम से कम लाइव वायर में गारंटी होना चाहिए, हॉट वायर में होना चाहिए। अब मेन फ्यूज के बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। सब घर में होता है कि अगर मान लो कि कोई एक रूम का काम चल रहा है, अब बाकी रूम का हमको वर्किंग करना है, तो हम चेंज, अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या है कि सिर्फ उसी रूम का हम लाइन काट दिए, सिर्फ उस रूम में लाइन नहीं जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी धीरे धीरे अब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो आ रहा है क्या बोलते हैं, घर में जो मेन बोर्ड होता है, जिस बोर्ड से पंखा टीवी उवी सब करता है, वहाँ मैंने उसी बॉल सब का रहता है। अब उसी में भी फ्यूज दिया रहता है, फ्यूज निकाल लिए, चाहे उसमें एमसीबी दिया रहता है, उसको एमसीबी गिरा दिए, ऑन कर दिए, ऑफ कर दिए, तो वहां से भी अगर उस रूम का काम हो रहा है, सीधे बोर्ड से ही एमसीबी गिरा के ऑफ करके हम क्या करेंगे कि घर का पूरा रूम का स्विच काट देंगे, तो सिर्फ स्विच उसी रूम का कटा रहेगा, बाकी सब रूम में इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगा। लेकिन खैर अभी भी यूज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का किया जाता है, समझ में आ रहा है ना, जो कि नॉर्मली ऐसी जगह पर रहता है कि जहाँ पे कोई भी आदमी जाके यूज कर सकता है ना, कोई एक पर्टिकुलर रूम में नहीं रहता है, ज्यादातर बोर्ड रोड के पास ही लगाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है सप्लाई पर रूम टू रूम, कहीं बरामदा में भेजना है, कहीं पे कोई रूम में भेजना है, कोई रूम में भेजना है, कोई रूम में भेजना है, तो वो कहाँ से जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर रूम का स्विच पावर सप्लाई काट के बाकी सब रूम को वर्क कराना है, तो वो काम वहां से हम क्या करेंगे कि मैनेज कर लेंगे। अब उसके बाद वहां से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अब रूम टू रूम जाएगा, तब रूम में गया, तब रूम के बोर्ड में जाएगा, और तब रूम से वायरिंग किया जाएगा पर्टिकुलर बल्ब के लिए, फैन के लिए, या फिर कोई पिन छोड़ के जिसमें अपने टीवी, फ्रिज वगैरह, या फिर चार्जिंग पॉइंट छोड़ के वो सब आदमी क्या करे कि एसी तेसी है तो उसके लिए, तो वो सब आदमी क्या करे कि यूज कर सके। तो ऐसे करके क्या होता है कि डोमेस्टिक वायरिंग किया जाता है। अब इतना बात लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नया सिस्टम है, ठीक है। पहले का तो बीच में एगो ने अर्थिंग था, मेन फ्यूज था, पुल फ्यूज था, बहुत सारा पहले प्रॉब्लम था। अब वो सब सिस्टम अब बहुत मिनिमाइज हो गया है, ठीक। तो आसान है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउस के बारे में, तो पुल से दुगो आया। पहले का वायरिंग में पहले बीच में पुल फ्यूज भी लगता था ना, तो खैर अब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आया, इलेक्ट्रिक मीटर में डायरेक्ट गया, जो लगा हुआ है घर से बाहर, अंदर में प्रॉब्लम लोग कर देता था। खैर अब यहाँ से अर्थिंग भी यहीं से चलता है। खैर अभी इस समय अर्थिंग की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग सेफ्टी के लिए है। तो फिर यहाँ से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मेन स्विच में गया, जो कि बोले लीवर ऑपरेटेड होता है ज्यादातर, और फिर यहाँ से गया मेन फ्यूज में। घर पे सब किसी दो फ्यूज होगा, समझ में आ रहा है। और फिर मेन फ्यूज से जाता है कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और फिर वहां से ये अर्थ वायर भी सीधे चला जाएगा कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और यहाँ से जितना रूम है उतना रूम में वायर क्या किया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब पाइप, जैसे मान लो कि अगर एक घर में मान लो कि 3 गो रूम है, कितना रूम है, 3 गो। अब यहाँ से उस रूम के लिए 3 गो वायर निकल गया, एगो लाइव यही ना निकलेगा, मतलब न्यूट्रल अर्थ 3 गो निकल गया, लाइव न्यूट्रल अर्थ न्यूट्रल और जो उनको जो रूम में लेके जाना है उसको उस रूम में आदमी क्या करता है कि लेके चला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा, अगर हम रूम के वायरिंग के बारे में बात करें, क्योंकि अब एक्चुअली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम लोग तो कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे ना, खाली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में केवल लगा के कोनो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थोड़ी यूज करता है आदमी। रूम वायरिंग में क्या करता है कि इक्विपमेंट्स को, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज किया जाता है। अब
अगर कोई रूम में अब ये तीनों वायर गया तो अब बात ये है कि अब उसमें सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैसे यूज किया जाता है, उसका सेटअप कैसे तैयार होता है। देखो अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, एगो सब सीरीज में और एगो सब पैरेलल में। लेकिन फायदा होता है पैरेलल में, इसीलिए सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वायरिंग कुछ ऐसे किया जाता है कि सब कोई ये मेन वायर से पैरेलली अरेंज्ड हो। बताएंगे कैसे, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड सर्किट बनाए, इससे क्लोज्ड सर्किट बनाए, लेकिन उसमें अरेंज कैसे है, पैरेलल। माने बॉल का अपना अरेंजमेंट है, फैन का अपना अरेंजमेंट है, कोई एगो पिन है उसका अपना अरेंजमेंट है, मतलब जो जो चीज अब घर में एसी है तो उसका अपना अरेंजमेंट है, तो सब एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल में और सीरीज में अंतर है, और दोनों में क्या अंतर है और क्या फायदा है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा मान लो कि अब ये पहले ये समझा दें कि पैरेलल वाला और ये वाला क्या है। चलो देखो ये 3 गो वायर आया दिख रहा है, अब एगो हो गया लाइव वायर, एगो न्यूट्रल और तीसरी का अर्थ वायर। इसे मान लो कि हमको बल्ब वाला बात करना है, सुन रहा सब, तो मान लो कि हमको बल्ब को कनेक्ट करना है, ध्यान से। तो बल्ब को हम यहाँ पे एगो स्विच लगा दिए, अब एगो लगा दिए लाइव वायर से और दूसरा लगा दिए न्यूट्रल से। अब बल्ब में तो अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लगा दिए हम स्विच। तो अब मतलब कनेक्ट कर देंगे तो ये जलने लगेगा, ठीक है। मान लो कि हमको फैन लगाना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो चलो एगो फैन का फोटो बना दिया जाए ना। चलो 2 गो वायर निकला, एगो वायर चला गया लाइव वायर में और दूसरा वायर चला जाएगा ना, इसमें सटता नहीं है, ये ओवरलैप करके जाता है, ये समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे एगो हम लगा दिए स्विच, हालांकि सब स्विच तो खैर एक ही बोर्ड में रहता है ना। मान लो कि हम यहाँ पे एगो एसी है, ठीक है, तो एसी में एगो चला जाएगा लाइव वायर में और दूसरा न्यूट्रल वायर में, और एसी बड़का है ना इसमें अर्थ जरूर लगा देंगे। अब मान लो हमेशा लाइव वायर में हम एगो क्या किया कि स्विच लगा दिए। मान लो कि अभी 3 एगो चीज है रूम में, बॉल, पंखा, एसी, ठीक। अब ये सब देखो तो ये सब सर्किट के अकॉर्डिंग सब पैरेलल अरेंज्ड है कि नहीं है, पैरेलल। ये चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे एसी हो, ये तीनों सर्किट में कैसे अरेंज है, एक गो में सब अरेंज है कि अलग अलग पैरेलल अरेंज है। इस टाइप के घर में रूम में इस टाइप के वायरिंग को बोलते हैं हम लोग पैरेलल वायरिंग और पैरेलल अरेंजमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इससे फायदा क्या है, अगर सीरीज में रहता, इसे मान लो कि सबको हम एक लाइन में कर देते हैं, ये हुआ 3 गो वायर, ठीक है, ये अर्थ। ध्यान से देखो एक गो में हम सब कर देते हैं। मान लो कि लाइव वायर आया, अब इससे, अब इस लाइव वायर से हम जोड़ दिए बॉल को, ठीक है, अब इसी से हम जोड़ दिए पंखा को, ठीक है, अब इसी से हम जोड़ दिए एसी को, ठीक है। चल अब ये चला गया हमारा, इसमें स्विच को ही लगा दो। देखो एक लाइन में इस सबको ना जोड़ दिए हैं, ये बात समझ में रहा है। जो करंट यहाँ से आएगा, अगर हम सर्किट क्लोज सर्किट बनाएंगे, ये सब सेम करंट ये सब से फ्लो होते हुए जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या। ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, सीरीज अरेंजमेंट। अब देखो अब ये हो गया सीरीज वाला और ये हो गया पैरेलल वाला। वो जो घर में भी दीपावली बीता है, वो जो घर में डिप 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 करता है, हम लोग लगाते हैं देखा, एगो तार में उससे एगो बल्ब लगा, फिर उसमें एक बारी बल्ब है, फिर उसमें एक बारी बल्ब है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। नोट कर रहा, सब नोट करके घर जाएगा, ठीक है, हम जाए। हाँ नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोलो भरोसा नहीं ना हम भेज देंगे सबको, हम देख लेंगे, अब जी हो जाएगा हो जाएगा। चलो बात समझो, ये कैसा अरेंजमेंट हो गया वायरिंग का, पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट। और ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, सीरीज अरेंजमेंट। अब ध्यान से बात समझो, अगर रूम में ऐसा हुआ तो क्या हुआ, और दूसरा सीरीज में अगर हम अरेंज किए तो क्या हुआ। ध्यान से बात समझो, अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा करते हैं, सीरीज से शुरू करते हैं, ध्यान से बात समझो। मान लो कि इसमें जब हम स्विच को ऑन किए,
इसमें जो करंट आएगा तो करंट जाएगा बॉल से पंखा में एसी में, और फिर ये इसमें चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले का बात ये है कि वन एंड ओनली एक गो स्विच यूज किया जा सकता है, एक से ज्यादा स्विच यूज नहीं किया जा सकता है। माने एक बार चलेगा तो तीनों एक साथ, और रुकेगा तो एक साथ। मान लो एक पारा स्विच लगा दें तो काम चलेगा। अगर यहाँ पे स्विच ऑन कर दिए हैं, यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिए, तो क्लोज्ड सर्किट हो पाएगा क्या? ऑफ है मतलब बीच में ऐसे हो जाएगा। तो जब दोनों सटेगा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये लाइव का और न्यूट्रल का डिफरेंस बनेगा? नहीं बनेगा। जब डिफरेंस कब बनेगा? जब ये सटा हुआ रहेगा तब। तो पहला नंबर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक बार में हमको एक ही तीनों में से कोई एक को ऑपरेट कर, हम चाहते हैं कि कोई एक वर्क करे और बाकी सब वर्क ना करे, तो पॉसिबल हो पाएगा? इसमें नहीं हो पाएगा। तो पर्टिकुलरली सेपरेटली अगर यूज करना हो तो वो सीरीज अरेंजमेंट से पॉसिबल नहीं है। पहले का घाटा। दूसरी का घाटा देखो, सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, एक बार अगर इस तीनों में से कोनो एगो खराब हो गया तो तीनों का तीनों नहीं चलेगा, खराब सब नहीं होगा, खराब एक होगा। अब ये अगर खराब है तब करंट इसमें से हैने नहीं जाएगा, तो बीच में डिस्टरबेंस हो गया, तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट नहीं होगा, सर्किट हो गया ओपन। हेने से डायरेक्ट सटा हुआ रहेगा, डिफरेंस रहेगा तब ना हो पाएगा। ये वो खराब हो गया तो ई नहीं चलेगा। तीनों में से कोई एको गो अगर खराब हो गया तो तीनों का तीनों क्या होगा कि काम नहीं करेगा। खराब होगा एक गो, लेकिन वर्क तीनों में से कोनो नहीं करेगा, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि अगर इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी का घाटा। थर्ड प्रॉब्लम ये होता है, ध्यान से हम लोग पढ़े, सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। तो अगर मान लो कि इसके अकॉर्डिंग 220 वोल्ट का डिफरेंस है, ध्यान से, तो अगर ये तो कुछ पोटेंशियल खा गया, कुछ इसको रेजिस्टेंस अपना है कि नहीं बल्ब का, तो इसको यूज करने में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मान लो कि 220 वोल्ट में 20 वोल्ट खा गया, तो बचा कितना? इसको कितना मिलेगा? 200 वोल्ट। और 200 वोल्ट में मान लो कि 20 वोल्ट भी खा गया, तो इसको कितना मिलेगा? ये बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे सीरीज में हम आगे जाते जाएंगे, हर एक अगला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो वो इफेक्टिव वर्क करेगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो वो इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा, कम इफेक्टिव वर्क करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग कम होगा, उसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि कम होगा, तो वैसा इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा। ज्यादा पोटेंशियल पे डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड में फ्लो करेगा चार्ज उसमें। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर लगातार 5 गो बॉलो लगा दिए जाए, सुन रहे सब, 3 गो अलग अलग को हटा के 5 गो बॉलो लगा दिए जाए, तो ये जितना टहकार जलेगा, 5वां सबसे लास्ट वाला उतना, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कम होते 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 लास्ट वाला तक जाते बारे। पहला वाला को जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, लास्ट वाला को पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उससे पहले 4 गो बॉल कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, तो बचा हुआ जो रहेगा वो पोटेंशियल उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? इसके चलते हम लोग हाउसिंग जो वायरिंग करते हैं, तो मतलब रूम में वायरिंग करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऐसा वायरिंग करते हैं सीरीज में अरेंज ना हो, वैसे अरेंज हो। अच्छा देखो, करंट तो जाएगा इसके अलोंग, इसमें भी ध्यान से देखो। अगर मान लो कि यहाँ से बॉल में गया, फिर अपना बॉल का आ गया, बॉल जल रहा है, यहाँ से पंखा चलेगा और यहाँ से एसी चलेगा। अब गलती से अगर ये खराब हो गया, सबसे पहले के बाद स्विच वाला प्रॉब्लम सेपरेटली हो गया है। अब अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो बॉल जलेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो बॉल नहीं जलेगा। अगर इसका स्विच ऑफ भी कर दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्लोज सर्किट है ना, यूज हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्लोज सर्किट है ना, ये यूज हो सकता है। हमको माने कि इसको ऑफ कर दे, दोनों को ऑफ कर दिए, इसके अकॉर्डिंग अपना क्लोज सर्किट है ना, ये यूज हो सकता है। ये बात समझ रहा है? तो जब जिसको मन करे उसको ऑन और जिसको मन करे उसको ऑफ कर सकते हैं। बस चॉइस बढ़ गया, स्विच चॉइस बढ़ जा रहा है। पहले का उसका जो पल का ड्रॉबैक था वो सॉल्व हो गया, इसमें पैरेलल में। दूसरा बात, जब खराब हुआ तो ध्यान से, अगर ये बल्ब खराब हो गया तो ठीक है, इसमें करंट नहीं जाएगा, ये खराब हो गया तो ये वाला सर्किट डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इसके खराब होने से ये दोनों के सर्किट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ये दोनों अपने जब मन करेगा ऑन, जब मन करेगा ऑफ हम कर सकते। ये खराब है तो ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। तो अगर एक खराब होने से इसमें सब डिस्टर्ब हो जाता था,
और इसमें एक को खराब होने से बाकी बचा हुआ अप्लायंसेस पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसको हम यूज क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। तीसरी का सब एक समान वर्क करेगा। मान लो कि ये है 220 वोल्ट पे लाइवर है ना, और ये हो जाएगा 0 वोल्ट पे, नहीं होगा क्या? तो देखो ये तार है 220 वोल्ट पे है और ये वाला है 0 वोल्ट पे, तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 220 वोल्ट। इसमें भी ये सब ना 220 वोल्ट पे, तो ये वाला 220 वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे। इस सब का सब ये होगा 75 को भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दें तो सब का सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करेगा, डिफरेंट पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं करेगा। ये बात समझ आ रहा है? तो सबको सेम वोल्ट मिला। इसमें क्या हो रहा था? वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। जैसे जैसे हर एक अगला अगला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पोटेंशियल ड्रॉप करता गया, कंज्यूम करता गया, नेक्स्ट वाले को कम पोटेंशियल मिलता गया। लेकिन इसमें सबको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस होगा, तो सब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वर्क करेगा। तो इस बेनिफिट के चलते रूम में कौन सा वायरिंग होता है? मतलब सब डिवाइस को पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं, सीरीज में कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं करते हैं। तो सबका सब पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, दूसरा एक वायरिंग तुम सब देखा होगा, सब घर में जब वायरिंग होता है ना, तार का थिकनेस भी अलग अलग होता है। ये बात समझ में आ रहा है? देखा होगा सब, जैसे 0.75 mm, 1 mm का, 1.5 mm का ऐसा यूज होता है घर में तार। तो ज्यादातर एक दो तार तार, एगो पतला वाला एगो मोटा वाला। तो देखो जो डिवाइस कम पावर का है, बल्ब हो गया, पंखा, टीवी सब हो गया, तो वो सब के लिए जो वायरिंग किया जाता है, ठीक है, तो वो सब के लिए वायरिंग किया जाता है तो पतला वाला तार यूज किया जाएगा, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मतलब वो सब इलेक्ट्रिक डिवाइस जो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक करंट उसमें जाता है, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाएगा, 5 एम्पियर से कम करंट जाएगा, उसमें पतला वाला तार हम यूज करेंगे, ठीक है। और जो डिवाइस हाई पावर का है, माने मैक्सिमम 15 एम्पियर तक करंट आराम से उसमें चल जाता है, हालांकि 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं आएगा, 15 एम्पियर से कम ही करंट जाएगा, जैसे कि हीटर हो गया, ये बात समझ आ रहा है, और 3 पिन वाला, जैसे मान लो आयरन यूज करना है, मोटर हो गया, फ्रिज हो गया, फ्रिज में हाँ फ्रिज भी हो गया, तो एसी हो गया, तो जितना भी हाई पावर वाला डिवाइस है उसके लिए जो जहां हम सॉकेट छोड़ते हैं उसमें कौन सा वायर यूज करते हैं? मोटा वाला। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये सब डिवाइस में तो करंट चाहिए कम, ये सब कम करंट खींचेगा, जब 5 एम्पियर से कम करंट खींचेगा तो उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है, तो पतला भी रहेगा तो वो गलने वालेगा नहीं। लेकिन गलती से अगर हम हाई पावर के डिवाइस में पतला वाला तार का वायरिंग करा देंगे तो करंट खींचेगा ज्यादा, करंट खींचेगा ज्यादा, तो ज्यादा करंट आएगा तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा ज्यादा, तो पतला वाला तार पतला है ना, जल्दी से पिघल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए वहां पे कौन सा तार यूज करते हैं हम लोग? मोटा वाला। और यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं होती है। छोटे वाला में पता है कि इसमें यूज करना है, छोटा बॉल का वायरिंग है, होल्डर लगा है, तो गारंटी किसमें बोले ना चलेगा। अभी में तो मोटर नहीं लगाएंगे, तो बॉल का वायरिंग है, पंखा का वायरिंग है, तो पतला वाला तार लगा दिया जाएगा। और अगर कहीं सॉकेट छोड़ा गया गीजर लगाने के लिए, नहीं वॉशिंग मशीन सेट करने के लिए, पता है कि यहाँ पे मोटर फिक्स होगा, तो वहां पे कौन सा तार लगाया जाएगा? मोटा वाला। वहां पे मतलब वो सब वो डिवाइस जो मैक्सिमम 15 एम्पियर तक करंट खींचता है, ठीक है, इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे लोग इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउस, तो कहीं पर भी पुल से आएगा 2 तार, जाके घर पे सब अपना अपना घर का वायरिंग नहीं हारेगा, सब कैसा कैसा हो रहा है, ऐसा ही है कि इससे कुछ डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? लगभग ऐसे ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता है ना। अब डायरेक्ट हम पुल पर से खींच के बोल जा रहे हैं तो कोई कुछ रोक देगा? समझ में आ रहा है ना? तो बॉल लाइन आया 2 गो, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, और ये आया डायरेक्ट मीटर में। अब मीटर लगा है घर के बाहर के घर के भीतर, पुरानका वाला घर के भीतर लगता है ना। अब यहाँ से अर्थिंग भी शुरू होता है, तो ये अर्थिंग सीधे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, बीच में अर्थ वायर का कोनो यूज नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब ये वायर ज्यादातर ये स्विच या फ्यूज लाइव वायर में रहता है, लेकिन हम मेरे घर में 2 फ्यूज है और दोनों वायर में, तो हम दोनों वायर घुसा दिए हैं, ठीक है। चलो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मेन स्विच, और मेन स्विच से जाएगा किसमें? मेन फ्यूज में,
बड़का बड़का जो फ्यूज होता है, अब फ्यूज से जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। अब हर एक रूम टू रूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। हम चाहे तो कोई एक रूम का लाइन यहाँ से कर सकते हैं, टैलेंट स्विच दिया रहता है, जो एक रूम बरामदा सब के लिए अलग अलग स्पेशली रहता है, तो 5 7 10 टाल रहता है में, तो कोनो एगो को अगर एगो को हम ऑफ कर दिए तो घूम के देखना सब एगो को ऑफ करने के बाद कौन रूम का ऑफ हो रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये वाला क्या है कि किसका दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सिर्फ हम ध्यान से ये तीनों में से कोनो एगो को उठाएं, ये तीनों तार मान लो ये कोनो एगो रूम में गया, ये तीनों में से कोनो एगो उठा, तीनों तार एगो रूम में गया, ये तार लाइव वायर वाला और ये न्यूट्रल और ये सबसे नीचे अर्थ वायर वाला। अब ये तीनों वायर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंबाइन किया गया है वो कैसे, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में कमिंग, क्यों पैरेलल में। अच्छा, सीरीज में करने से क्या घाटा है हम बता चुके हैं कि एगो स्विच से सब ऑपरेट होगा, चलेगा तो सब एक साथ, अब बंद होगा तो सब एक साथ। और यहाँ से फायदा, पहले का फायदा ये है कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए सेपरेट सेपरेट स्विच है हमारे पास, तो चॉइस है, जब मन करके जिसको ऑन करेंगे, जब मन करके जिसको ऑफ करेंगे। अब तो आजकल एडवांस आ गया है, डुअल स्विच, एक एगो अप्लायंसेस के लिए दो स्विच, एक बार से ऑन करेंगे एक बार से ऑफ करेंगे, दोनों से दोनों वही काम चलता है। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, उससे भी कोई सर्किट बता दें कैसा होता है डुअल स्विच का, वो इंटरेस्टिंग है। उसमें इसमें दिमाग तो कुछ लगा भी नहीं करना है, एक एक तार में स्विच लगा देना है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है डुअल स्विच वाला में, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है ऑन ऑफ करने का, सेपरेट स्विच होगा सेपरेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, ठीक है। दूसरा फायदा ये कि यहाँ पे पर डिवाइस टू डिवाइस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो सब डिवाइस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, और सबसे लास्ट वाला को सबसे कम वोल्ट मिलेगा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको कम इफेक्टिव होगा नहीं। और इसमें जितना भी डिवाइस लगा है पैरेलल में, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रांचिंग से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम, सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करेगा, सेम इफेक्टिव होगा। थर्ड वाला पॉइंट क्या था कि अगर इसमें एगो डिवाइस खराब हो जाए, बाकी सब खराब हो या ना खराब हो, बाकी सब भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें अगर एगो खराब हो जाए तो एगो को खराब होने के चलते बाकी के वर्किंग पे कोनो डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ये है 3 गो फायदा। नेक्स्ट देखो, ये एक नॉर्मल सा बात है, घर पे भी आदमी कभी भी देखता है तो कंफ्यूज होता है कि मैं पतला का तार क्या लगा है, मैं मोटा तार क्या लगा है, तो वो बात हम बता दिए हैं कि मोटा वाला में ज्यादा पावर का खींचेगा। अच्छा, अगर बॉल वाले में मोटा तार लगा तो कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है, बस कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मोटा तार है, ज्यादा वॉल्यूम वायर यूज होगा कॉपर का, तो महंगा में जाके नहीं मिलेगा। तो जब पता है कि बॉले है 5 एम्पियर से करंट ज्यादा नहीं खींचेगा, फिर बिना मतलब कम का ज्यादा कॉस्ट का तार लगाए, वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। खैर, if one device will become, ये तो थर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक बल्ब, फैन, छोटका छोटका कम पावर वाला, that withdraw less current, माने जो लेस देन 5 एम्पियर करंट, माने जो 5 एम्पियर से कम करंट को खींचेगा, विड्रॉ करेगा, थिन वायर इज यूज्ड फॉर देयर सर्किट वायरिंग। ये सब के सर्किट वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि पतला कॉपर का तार, घर में जनरली कॉपर का तार यूज होता है, एल्युमिनियम में लग जाता है पोल वाला पर, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पतला तार, पतला का तार यूज करेंगे, ठीक है। वाइल फॉर डिवाइस लाइक हीटर, मोटर, गीजर, माने जो डिवाइस ज्यादा पावर का है नहीं, दैट विड्रॉ मोर देन 5 एम्पियर एंड लेस देन 15 एम्पियर करंट, माने उसका 5 एम्पियर से ज्यादा करंट विड्रॉ कर सकता है। अब 15 एम्पियर से जनरली 15 एम्पियर से ज्यादा वाला बहुत कम होता है। तो थिक वायर इज यूज, उसके सर्किट वायरिंग के लिए कौन सा तार यूज करते हैं हम लोग, मोटा तार। तो ये एक नॉर्मल हाउस वायरिंग बात था, बेसिक कंसेप्ट है, जानकारी रहनी चाहिए। घर पे जाइएगा लोग और देखिएगा लोग कैसे कैसे वायरिंग, पोल पर से एकदम आंख से देखना शुरू करना सब, ठीक है।